शुरुआत मैं अमित जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब भी कोई बड़ा नेता इस तरह का बयान देता है तो अक्सर बाद में इस तरह के स्पष्टीकरण या खंडन आ जाते हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या वो कहना कुछ और चाहते थे, मतलब कुछ और निकाला गया। लेकिन आज ये जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया, इसको लेकर जनता को वो क्या संदेश देना चाह रहे थे और क्या उनका विजन था इस बयान के पीछे, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप आज जनता को ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, उसके बाद ही मैं विपक्ष के पास प्रतिक्रिया के लिए जाऊंगा। जी आशीष जी, पहली बात तो आज पावन पर्व है आजादी का, और आपको, आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला कल हमारा उज्जवल और भारत एक विकसित भारत बने, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो समय है ये खासकर आज के युवाओं के लिए वो एक बहुत ही आशावादी समय है, और वो एक उम्मीद के साथ हमारी सरकार को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं उसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की। वो एक नई सोच की बात करते हैं, और जब वो एक नई सोच की बात करते हैं तो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखते हैं। और वो देश जो कल तक जहां की नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, दशकों तक नारे दिया जाता था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता था। आज उस गरीबी पर वार करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हम जो 140 करोड़ की जो जनता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे एक परिवार की तरह देखते हैं, और इस परिवार का जो सामर्थ्य है किसी भी चुनौती के लिए, चुनौतियां खत्म नहीं हो जाएंगी, देश में चुनौतियां रहेंगी और उस चुनौती को हमें सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उन चुनौतियों को जो सामना करने की जो सोच है, एक वैचारिक जो सोच है, वो देने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जिस हिसाब से जैसे ही उनका वक्तव्य खत्म हुआ, खड़गे जी ने किस तरीके से उनके वक्तव्य का बहिष्कार किया और एक नकारात्मक बात करी, और 140 करोड़ के इस देश के परिवार में जो परिवार है उसकी क्षमता पे अविश्वास व्यक्त किया। और उनको विश्वास किस पे है? एक परिवार पर है, और उनको लगता है कि वही परिवार इस देश का उत्थान कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। और ये सिर्फ खड़गे जी की बात नहीं है, उनके अन्य नेता भी यही कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, उन्हें कोर्ट से ऊपर है, उनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट कैसे भाषण दे सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। में आपकी सरकार चली गई, लेकिन वहां पर आपने एक प्रतिशत का हवाला दिया कि जो फर्क था वोट प्रतिशत में वो सिर्फ 1% का था। कर्नाटक में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार की कमान सीधे तौर पर खुद ही हाथ में लेकर चलते हुए नजर आए, लंबे लंबे बड़े बड़े रोड शो किए कई कई घंटों तक। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में क्या हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब सवाल ये है, क्या 2024 की लड़ाई इतनी आसान है? देखिए आशीष जी, हम आसान किसी भी चीज को नहीं मानते, और हम सकारात्मक लोग हैं। नकारात्मक लोग ना हमारी पार्टी है ना हमारे नेता आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि कर्नाटक और हिमाचल की बात करी, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि झूठ इतना भारी पड़ जाता है कि वो सत्य को भी छिपा देता है, लेकिन सत्य बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता। उन्होंने झूठ के बल पर हिमाचल जीत लिया। आज हम वहां भी संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो वादे करके हिमाचल में आए थे उन वादों को कैसे पूरा किया जाए, और कांग्रेस उससे भाग रही है। दूसरी बात, वो कर्नाटक में झूठ बोलकर आए कि 40% का जो उन्होंने किया, और वही सेम टू सेम रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जब वहां के संस्थाओं ने ये बताया कि ये गलत है, ये झूठ है, और उन पर जब एफआईआर दर्ज होने लगे तो फिर भाग खड़े हुए। देखिए, ये भगौड़े लोग हैं आशीष जी। ये संसद में चर्चा के लिए तो आते हैं, लेकिन प्रश्न पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहते। अभी देखिए ये हंस रहे हैं, इनकी हंसी अभी निकल जाएगी। इनको सुन लीजिए आप, रतन जी सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। अमित जी बात पूरी कीजिए। इनसे ये पूछिए,
जो जो मैंने सकारात्मकता की बात की आशीष जी, इनसे ये पूछिए कि इनका अगले 15 साल का, 25 साल का, 50 साल का विजन क्या है देश के लिए। इनके पास एक जवाब नहीं होगा। ये बस एक ही तथ्य पे चलते हैं कि अगले 25 साल में मैं अपने बेटे को कैसे राज दे सकूं, अगले 50 साल में मैं अपनी बेटी को कैसे सेट कर सकूं, अपने दामाद को कैसे सेट कर सकूं, ये इनका लक्ष्य है। अपनी परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ा सकूं, अपने भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकूं, ये इनका लक्ष्य है। और हम 140 करोड़ के इस परिवार के सदस्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, और ये मात्र एक परिवार को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं तो वो इस सोच की बात करते हैं, ना कि किसी एक को टारगेट करते हैं। दूसरी बात, जब ये करप्शन की बात करते हैं प्रधानमंत्री लाल के पार्टी से, तो ये कहते हैं कि कोयला घोटाले वाले, आज 2G घोटाले वाले, चारा घोटाले वाले उसकी अध्यक्षता करते हैं, नौकरी घोटाले वाली बुआ जी भी उसमें शामिल होती हैं। ये सब घोटालेबाजों की सरकार एक गठबंधन बना के किसी भी तरीके से एन केन प्रकेन किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और सत्ता क्यों हासिल करना चाहते हैं? ताकि अपने भ्रष्टाचार को बचा सके, ना कि देश की सेवा कर सके। जब वो परिवारवाद पे बात करते हैं, मैंने आपको बताया, जब वो तुष्टीकरण पे बात करते हैं तो वो इसकी बात करते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री ये ना कहे कि सबसे पहले संसाधनों पे हक किसी एक समुदाय का है। उस तुष्टीकरण की, उस विचार की, उस सोच को मारने की बात करते हैं, ना कि किसी को टारगेट करते हैं। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए, जो उसका पिछला काला खंड रहा है, वो आज देश सकारात्मकता की तरफ देख रहा है और आगे उसी सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने युवाओं में जोश भरने की काम किया है, एक सकारात्मक सोच देने का काम किया है कि हम चुनौतियां आएंगी हमारे सामने, ऐसा नहीं कि चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को सामना कैसे करना है, हट कर सामना करना है और आगे बढ़ना है। आने वाले 50 साल की बात की, आने वाले 25 साल के भविष्य की बात की, और आने वाले समय में हम कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसकी बात की। तो इनको उसमें घमंड दिखता है। घमंड किसे कहता है आशीष जी, मैं ये आपको बताता हूँ। घमंड उसे कहते हैं जब इनके नेता कहते हैं कि गांधी परिवार कानून से बढ़कर है, देश के कानून से। गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कैसे होगी उसको सजा सुनाने की, ये अहंकार होता है। अहंकार उसे कहते हैं जब एक चुना हुआ प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लेकर आता है और आप जाकर उसे फाड़ देते हैं, घमंड उसे कहते हैं। घमंड, और हम जो कर रहे हैं वो जन की सेवा है। हमारा जो पिछला कार्यकाल रहा है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर रहा है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए आशीष जी, किसी भी तर्ज पे भारत ना झुका है ना झुकेगा। आज ये हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, आज आपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुना, क्या हमने किसी भी तरीके से उनका इस्तीफा मांगने का काम किया? जिस तरीके से इन्होंने पूरे संसद को बाधित कर दिया मणिपुर के मुद्दे पे, वहां पे हिमाचल में आपदा आई है, हम आपदा में सरकार के साथ खड़े हैं, वहां पे समस्या का सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। इनकी पूर्वोत्तर में कई सदियों तक सरकारें रही हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं देंगे। ये क्या करेंगे? डॉक्टर एल्विन के साथ गठबंधन में जाएंगे और वहां पे साधुओं की एंट्री बैन कर देंगे और मिशनरीज को खुले छूट दे देंगे कि जाइए आप अपना प्रसार और कन्वर्जन कीजिए। तो ये फर्क है इनकी विभाजित सोच में और हमारी सकारात्मकता की सोच में। ठीक है, जवाब दीजिए रतन जी। देखिए भाई, इन्होंने बहुत बड़ी फहरिस्त गिरा दी। इन्होंने कहा राजस्थान में, इन्होंने कहा कर्नाटक में, हिमाचल में। अरे भाई साहब, राजस्थान में जाइए 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। कर्नाटक में आपका कोई मित्र होगा, इसी चैनल पे फोन लगाइए, वहां पे लाइट बिल 0 आ रहा है, 0 बटा सन्नाटा। मैं कर्नाटक में हूँ, हिमाचल में काम मेरे घर का बिल है। हिमाचल में हमने काम, ठीक है, बीच में नहीं। अमित जी सुन लीजिए अमित जी सुन लीजिए। झूठी बातें मैंने आपको पूरा मौका दिया है, सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अमित जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आना है मुझे उसके बाद। अमित जी बात पूरी कीजिए। इनके बड़े नेता पाकिस्तान जाकर अलगाववादियों के साथ बैठते हैं और वहां कहते हैं कि हमें मोदी जी को हराने के लिए बीजेपी को हराने आप समर्थन चाहिए। ये कैसी विचारधारा है आशीष जी? ये तो शर्मनाक है। कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए इस पे। और झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। इन्होंने कर्नाटक में झूठ बोला, वही हिमाचल में झूठ बोला, वैसे ही राजस्थान में इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन में पहली कैबिनेट की बैठक में आपका कर्जा माफ किया जाएगा। कितना कर्जा माफ हुआ? आज दोबारा चुनाव होने जा रहा है राजस्थान में, 1 रुपया भी वहां के किसानों का माफ नहीं हुआ। वहां के किसान जब धरने प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है। बिहार गठबंधन में है आरजेडी के साथ और जेडीयू के साथ, वहां पे जब शिक्षा की नौकरी के लिए वहां के नेता ने क्या कहा था कि 20 लाख
नौकरी देंगे हम सरकार में आते ही, कैबिनेट के गठन होते ही। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब वहाँ के छात्र जब आते हैं नौकरी के लिए, जब वहाँ पे युवा आते हैं नौकरी के लिए, उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, गोलीकांड हो जाता है। तो ये तो उसका चरित्र और चेहरा है, ना कोई नीति है, ना नीयत है, ना कोई विजन है। तो ये क्या देश को आगे बढ़ाएंगे? ठीक है, रतन जी। राजस्थान में अगर इनके कोई साथी हो तो राजस्थान में जाइए, उनसे पता करिए किसानों के कर्जे भी माफ हुए हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, और महंगाई राहत केंद्र हमने राजस्थान की जनता को फायदा देने का काम किया है। इन्होंने कर्नाटक की बात की, कर्नाटक में तो कर्नाटक में आपकी सरकार है कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनने के बाद आज लाइट बिल आया हुआ है, लाइट बिल आया हुआ है 0 सन्नाटा। और कर्नाटक की जनता को हमने जो वादे किए थे उससे ज्यादा देने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमने वादे भी नहीं किए थे वो भी हम देने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में तो आप ही बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने का काम कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक की बिजली आज 50% से बढ़ गई है। कर्नाटक में बिजली आज 50% से बढ़ गई है। क्या कर्नाटक में ही ये बताइए आप। हम हर वर्गों को रोजगार दे देंगे, 15-15 लाख दे देंगे, अच्छा दिन लेके आएंगे, किसानों को रोजगार कर देंगे, वन पेंशन करेंगे। ये सब तो आपके वादे थे ना साहब, आप अपने वादे की बात करिए। हम हर कांग्रेस तो जो बोलते हैं वही करती है, और हमारा विजन सेट है, हमारा लक्ष्य सेट है, विपक्ष के नेताओं को काम नहीं हो पा रहा है। आसिफ भाई, ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास, आसिफ भाई एक सेकंड, जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेता को बोलना कम कीजिए, कम से कम सत्य बात कीजिए। गांधी जी ने कहा था सत्य की राह पे चलिए, कम से कम अपने नेता की तो बात सुनिए। झूठ बोलना कम कीजिए, जो आप मध्य प्रदेश में भी करने जा रहे हैं उसे बंद कीजिए। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है।